अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हुमारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। पीटीआई पर बलोचिस्तान और केपी के बाद सिंध पे भी बड़ा इल्जाम सामने आ गया। पीटीआई ने सेनेट में पहुंचने के लिए सैफुल्ला अबड़ो को 35 करोड़ का टिकट बेचा। लियाकत जतोई का बड़ा इल्जाम, ईवान बाला के पावर क्लब में पहुंचने के लिए सरमायादारों की जानिब से करोड़ों का खेल अब भी जारी। लियाकत जतोई के इल्जाम में कितनी सदाकत है और ये पैसे किसने लिए, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे डस्का की धुन में गुम प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामने आ गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने प्रिजाइडिंग अफसरान को धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। NA 75 नून लीग और पीटीआई के लिए डू और डाई का मकाम बन गया है। इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई रिटर्निंग ऑफिसर्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आया है। इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, पंजाब में बुज़दार ब्यूरोक्रेसी डिलीवर करने में नाकाम डिप्टी कमिश्नर्स की फुर्तियों से वजीर आजम ऑफिस चकरा गया। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल में आने वाली शिकायत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। पंजाब में तैनात ब्यूरोक्रेट्स वजीर आजम ऑफिस से भी ज्यादा ताकतवर निकले। कैसे, प्रोग्राम में बात करेंगे। क्लासेस साहब, प्रोग्राम का आपसे आगाज करूंगी। इमरान खान साहब के इलेक्शन, जब सेनेट के इलेक्शन आते हैं, इससे बहुत पैसा चलता है और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो 70-80 करोड़ की बातें होती हैं। खुद इस खेल का हिस्सा कैसे बन गए? बड़ा पिछले हफ्ते मेरे और आमिर साहब की बड़ी इस पे बहस हुई थी, बल्कि याद होगा तो मुझे थोड़ी सी अब ये सुन के ना सारा ये जो अभी आया है लियाकत जतोई साहब, मुझे थोड़ी सी कमीनी खुशी भी हो रही है आमिर साहब के हवाले से। मैं बताता हूँ क्यों। आपका आर्गुमेंट वैलिड हो? मेरा आर्गुमेंट जो था वो इसी पे ही था कि जनाब खुद आप पहले मेरा ख्याल है उनके जतोई साहब को सुना दें, उसके बाद जरा फिर आमिर साहब वाली जो है ना कमीनी खुशी में पूरी करता हूँ। जरा क्लिप प्ले कीजिएगा। क्लासो साहब, अभी मैं देख रहा था उनका, हमारे दोस्त डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने भी एक इस पे ट्वीट किया है, बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने जनाब के लियाकत जतोई साहब जो है ना, इन्होंने बड़ी हद तक की है तौहीन की आबड़ो साहब की, वो इन पे केस भी करेंगे। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ये तो खुद नैब ज़दा हैं। अब जरा जहन में रखिएगा कि ये पीटीए में हैं, ये पीटीआई के हैं, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, जतोई साहब जो हैं ये पीटीआई के हैं, कि आपके साथ मिले हुए थे, पीटीआई के साथ मिले हुए थे तो नैबज़दा नहीं थे। ये वैसे एक नया कल्चर है कि इमरान खान साहब ने कहा, मुझे बाज़ दफ़ा एक फील होता है फॉर ए चेंज कि किसी सुबह हम उठें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो कि या आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो है ना अपने आप को पीटीआई में शामिल होने का ऐलान कर रहे होंगे और वो पाक हो जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वेलकम किया जाएगा और उनके लिए पता नहीं शान में क्या क्या ढोल दबाचे किए जाएंगे। जो लोग भी करप्ट लीड थी, जितने भी बुरे लोग थे, नैबज़दा थे, डाकू थे, चोर थे, फ्रॉडिये थे, एक आमिर साहब कहते हैं नौसरबाज, इनका एक बड़ा मशहूर है कि इनका फेवरेट जुमला नौसरबाज, जो नौसरबाज थे सारे के सारे पीटीआई में आ गए। और इमरान खान साहब पता अभी भी कहते हैं, वो कहते हैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। उस पर अगेन उनके जो मुखालफिन है वो कहते हैं जी हाँ सबको पार्टी में शामिल करूंगा मैं, मतलब कोई नहीं बच जाएगा ना उसके बाद। आप अगर लियाकत जतोई साहब नैब ज़दा हैं, जो अभी मुझे पता चला है उनसे, अगर से पता तो था, वैसे कह रहा हूँ कि पीटीआई खुद कह रही है, तो भाई साहब नैब ज़दा को आप लेके कैसे आए थे अपनी पार्टी में, उनको आपने शामिल कैसे किया? अब ये होता है कि जब आपकी पार्टी के अंदर से कोई बात करते हैं, आप तो ये कहें ना, एक उस पर बात करें कि जनाब कि इन्होंने आपने एक बात की, आपके पास सबूत है तो पार्टी को पेश करें। आप कह रहे हैं नहीं ये नैबज़दा हैं जनाब, लिहाजा इनकी बात नहीं। मुझे एक ना उसका वो याद आ गया, किसान याद आ गया, एक वहाँ पे खड़ा वो ना हल जोत रहा था, तो उसकी लाइनें ठीक नहीं थी, क्योंकि बंदा वहाँ से गुजरा था, उसने कहा ये जो तुम यहाँ पे हल यहाँ पे काश कर रहे हो या बो रहे हो, तो हल जो है ना उनकी लाइन ठीक नहीं है। एक बंदे ने मैं से उसको बताया, पॉइंट आउट किया देहात में, कहता हल तो ठीक चलाओ ना, सीधी लेन में चलाओ। तो वो उसको देख के कहते तुम तो वही नहीं हो जिसका बेटा पिछले साल चोरी करते पकड़ा गया था। नहीं, वहाँ पे मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो गया था। सो जवाब कुछ और दे रहा है, कर कोई और रहा है, तो वो उसको लाइनों को बता, तुम तो वही हो जिसका बेटा वहाँ पे वो हो गया, फेल हो गया था मैट्रिक के इम्तिहान में। तो सेम वही पे है, वो ये कह रहा है कि हजूर के कि आपके बंदे ने 35 करोड़ रुपये पेमेंट की है, आप कह रहे नहीं जनाब कि ये तो नैबज़दा है सर। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो बात मैं यहाँ पे कह रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसका थोड़ा सा जवाब दे, जो लास्ट टाइम मेरा आर्गूमेंट था इसी पे। अगर पार्टी लीडरशिप ने आके इस तरह की टिकटें देनी हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, जिन पे सवालात उठना शुरू हो जाएं, जिन पे इमरान खान खुद भी कहते हैं जी पैसा चल रहा है, और पिछले हफ्ते इन्होंने आमिर साहब ने, आपको याद होगा, बैठ के 2-4 खानदानों के बारे में बताया कि किस किस के पास कितना बड़ा पैसा है। और पीटीआई ज़रा हमें ये समझाए
ये जब कहते हैं पीपल्स पार्टी के बारे में कि इन्होंने पीटीआई ने वहाँ पे केपी में इन्होंने 2 सीटें भी नहीं थी, इनके पास 4-5 वोट थे और इन्होंने 2 सीटें निकाल ली। अभी आमिर साहब से प्रोग्राम से पहले मैं पूछ रहा था, मैं कि सर ये आबड़ो साहब कैसे जीतेंगे वहाँ पे इसमें केपी इसमें सिंध में। तो इन्होंने यही बताया कि उसको तो 35-40 वोट चाहिए, तो 50-60 वोट कम से कम चाहिए। टेक्नोक्रेट की सीट पे है ना, 3 सीटें हैं वहाँ पे, तो 2 पीपल्स पार्टी तीसरी भी ले जा सकती है अगर अच्छी करे तो। 30 वोट इनके अपने हैं, तो बाकी जीडीए के, एमक्यूएम के और भी शायद चाहिए हों, तो कहाँ से लेंगे? इसलिए तगड़ी पार्टी चाहिए। तो इन्होंने फिर क्यों पुट किया जब इनके पास 45-50 वोट नहीं है? जो बात इन्होंने आर्गूमेंट दिया था यहाँ पे इसके खिलाफ, इसके आपको याद हाँ ये थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिया था आर्गूमेंट, तो सेम आर्गूमेंट तो इनके खिलाफ भी आता। फिर आपने क्यों पुट कर दिया ऐसा बंदा? आपको सीटें नहीं है, आप कह देते कि भाई साहब कि हमारे पास बंदे पूरे नहीं है तो हम तो इलेक्शन नहीं अपना बंदा पुट करें। अगर हम पुट करेंगे मतलब मैं वोट खरीदने लॉजिकल बनता था कि ये जीडीए को किसी को दे देते ताकि खुद अपनी उसकी झोली में डालते। इनको ये था कि अपना जब डालेंगे, कमजोर हुआ, अगर उसने खुद अपना माल पानी ना खर्चा तो वो बाकी लोग भी नहीं देंगे, अपने भी नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि आप यही काम फार्मूला जो पीपल्स पार्टी आपके साथ करती रही है वहां पे, उधर आपके साथ किया उसने केपी में पिछले 3 साल पहले किया था, अभी भी शायद करे, तो सेम फार्मूला आप उन पे अप्लाई कर रहे हैं। साथ में रोला भी डाले जा रहे हैं कि वोट बिकते हैं। आपने भी तो वो पार्टी डाली है वहां पे वोट बिकने वाली। सो मेरा आर्गूमेंट इस पे यही है, आप इसको जमहूरियत को खुद नाकाम कर रहे हैं। ये सारे पॉलिटिशियंस मिलके, इसमें इमरान खान साहब भी आप शामिल हैं। हम समझते थे जमहूरियत को बचाएंगे, जमहूरी यहाँ पर रिवायात को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे। अगर वो ये बता रहे लियाकत जो तो ये आपकी पार्टी का बंदा अच्छा है, बुरा है, नैब ज़दा है, जो भी इस पार्ट ऑफ यू नो। अब बल्कि वो मैं उनका यार मोहम्मद रिंद का देख रहा था, उन्होंने भी ये एतराज़ात उठाए। अब उनका भी कह दें कि नैब ज़दा, उन पर भी केसेस चलते रहते हैं। उनका भी कह दें जनाब कि ये जनाब ये क्यों हमारे पे एतराज़ कर, मतलब जब तक पार्टी प्रेसिडेंट है बाय द वे, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी हैं वो, वहां पे अब जो बंदा बोलता जाएगा, क्योंकि पहले तमाम इन्होंने आके ये जो लोग थे जो इनके बकौल चोर डाकू थे, पहले उनको साथ मिला लिया है, उनको ब्लैकमेल करके रखा है कि बोलना नहीं है, आप बोलेंगे तो हम आपको बता देंगे आप नायबज़दा भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लिहाजा आपने चुप रहना, हम जो कुछ करते रहेंगे, वारदातें करें, हम किसी को आगे करें पीछे करें, आपने बात नहीं करनी हमें यहाँ पे। अब आपके 2 सूबे जो हैं, उन 2 सूबों के 2 जो आपके अहम लोग हैं वो बोल पड़े। अगर वहाँ से यार मोहम्मद रिंद बोल पड़ा है सर, इधर से आपके लियाकत जो साहब बोल पड़े, आप उनकी बैठ के बात सुनने की बजाय आप उन पे उल्टा इल्जामात लगा रहे हैं कि जनाब ये तो बड़े अगेन इनके क्रेडेंशियल्स ही ठीक नहीं है, इनकी साख ही ठीक नहीं है। चले वो चीज़ होगी। मैं अब असल चीज़ पे आता हूँ, मैं वो ये है जो अगर जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए हैं कि ओपन हम वो करवाएं, उस पर वोटिंग होनी चाहिए, जिस पे मैं भी यही कह रहा था और भी बहुत सारे लोग, फिर तो नॉमिनेशन कर देना, फिर खवातीन की जो आपकी रिजर्व सीट है फिर तो नॉमिनेशन करवाएं। आप एक यहाँ पलंदा बना दें 8-10 लोगों का कि भाई साहब ये हमारे लोग हैं, इन पे इतने लोगों को सेनेटर बना दें, और उसके बाद एक ही शहर से ये 34 इन्होंने खवातीन MPMA ने बनाई है, लाहौर से, ये PTI ने। अच्छा, नवाज लीग ने भी ये काम किया है, लाहौर से इस वक्त 50-60 के करीब खवातीन हैं। नवाज लीग ने भी लाहौर से खवातीन चुन के रख लिया सारी की, मोस्टली उनकी हैं। इन्होंने PTI ने भी यही किया है। वहाँ 70-80 सीटें जो बननी थी खवातीन की, जो उसका मकसद था पूरे पंजाब में से उन्होंने बैठ के 60 के करीब खवातीन जो है, 50-60 से ज़्यादा, उन्होंने बैठ के लाहौर से कर दिए। नॉमिनेशन है, एक कागज़ है, उस पर साइन करने थे, करके दे दिए, फिर ख़त्म होगी ना जमहूरियत आपकी। एक ही शहर से कभी आपने सुना है 60 के करीब आप MPMA ने बना दें, आपने बना दिए, इन्होंने PTI ने बना दिए, नवाज लीग ने बना दिए, अभी भी आप वही कर रहे हैं। आपने अगर बैठ के इनके लियाकत ये जतोई साहब के, चलो हम उस पर कंधे पे ज़रा बंदूक रख के फैर मारते हैं, आपके बकौल अगर आपने 35 करोड़ रुपया ले लिया है तो उसके बाद वो MP क्यों ना ले 2 करोड़ रुपया? वोट तो उसका बनना है, उसने अपने हल्के में नहीं जाना, उसने हल्के में जाके इलेक्शन नहीं लड़ना, उसने माल पानी नहीं खिलाना अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, ये अगेन जो पॉकेट्स वगैरह होती हैं। आप कहते हैं कि पैसा हम बनाएंगे, 35 करोड़ रुपया मैं लूंगा, मैं ले लूंगा, रऊफ ले लेगा 35 करोड़, आमिर साहब ले लेंगे, लेकिन आप जो बैठे हैं ना, आपने हमारे कहने पे 1 रुपया नहीं लेना, आपने सारे वोट हमारे कहने पे डालने हैं, जो आप हमको आके करेंगे। इन्होंने KP से खुद अभी बताया था, इन्होंने पिछले हफ्ते लोग बताया थे। तो मेरा ये आर्गूमेंट था, वो जो आपको याद लास्ट टाइम भी कहा था, एक बादशाह अगर फ्री खाएगा ना बाग का, किसी का फल खाएगा, वो शेख सादी साहब की मेरे कल कहते शायद कि बादशाह अगर फ्री फल खाएगा ना किसी उसके किसान के बाग का, तो फौज पूरे का पूरा बाग वो आपका उजाड़ कर ले जाएगी। जब उन्हें ये पता होगा कि हमारी टॉप लीडरशिप पैसे ले रही है, ये माल बना रही है, 35 करोड़ 40 करोड़ पे 70 करोड़ पे ले लिए, और हमें कहते हैं तुम 1-2 करोड़ रुपया भी ना लो, आप यहाँ पे ईमानदारी दिखाएं, हम माल बनाएंगे, हम पैसा बनाएंगे, फिर जवाब देना आप लोग साहब को, जो आपके पास 6 महीने पहले आए थे, जिनके पास पूरे वोट भी नहीं है आपके पास जीतने के लिए, आपने उसको क्यों पुट किया? फिर आपको पता है फिर कि आप लोग हमें भी पैसे दे, वहां 50-60 करोड़ रुपया लगाएगा, जीत जाएगा, सीट हमारी निकल आएगी। सो ये वीकनिंग बेसिकली यहाँ से की जा रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। अगर आप इस तरह के लोगों को पाबंद करने जा रहे हैं
कि आबड़ो जैसे लोग, इन्होंने बताया थे, मैंने कहा तरकई साहब जैसे लोग, तरकई खानदान है पूरा जो इनका टबैको के अंदर साबित हो चुका हुआ है कि वो नहीं इलीगल टबैको का सारा काम करते हैं। वो एक खानदान के 5-7 हैं। पहले ये होता था कि वो जो वकार ब्रदर्स और ख़ानदान होता था, वकार अली ख़ान, गुलजार ख़ान टाइप लोग, वो सारे ही सेनेटर, तीन सेनेटर एक ख़ानदान से आते थे। ये नेशनल असम्बली में भी इनका एक भाई है, इनके 2-4 बेटे, भतीजे, भांजे जो हैं मिनिस्टर और MPAs हैं प्रोविंशियल असम्बली में, सेनेटर वो पहले भी थे, अब भी होने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे बाप का हमने अभी वो देखा, वो जो आया था नौजवान ही कहूँगा, जो कादर साहब आए थे, अब्दुल कादर साहब, उनका नाम भी एन से शुरू होता है। वो सबको पता है कि उन्होंने जीतना है। ज़हूर आगा साहब को कहने को टिकट दे दी कि उनसे लेके वो इंडिपेंडेंट है, बस सबकी निगाहें उन पे ही हैं कि सबको पता है बलूचिस्तान में कि जीतना है इन्होंने। अच्छा, इस साल तो इन्होंने ये बंदे लगे हैं। पिछले साल मैंने कहा नवाज शरीफ साहब ने अपनी ATM को पार्टी को उन्होंने टिकट दिए थे, उन्होंने अपने बंदे, और उस अभी उनका जिक्र ही कहीं पे नहीं है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, कोई बॉडी गार्ड था, कोई मालशिया था, कोई फलानी चीज़ में था, आपने उनको दे दिया टिकट। अब कोई पार्टी के लोग अगर आमिर साहब की बातें सुन के, आपकी सुन के, किसी और की सुन के, उन्हें पता होता है कि ये गलत कैंडिडेट्स को वोट, इन्होंने टिकटें दी हैं, टिकटें बेची की हैं, माल बनाया गया है, और वो रेबल कर जाते हैं कि नहीं जनाब, हम ऐसे लोगों को ये वोट नहीं देना चाहते, हमारा ज़मीर नहीं मानता कि जिन्होंने पैसे यहाँ पे लगाए हैं, टिकटें की हैं, बेच रहे हैं, खरीदो फरोख्त, हम नहीं देना चाहते। उनके लिए क्या ऑप्शन है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा इसका जवाब देना चाहिए कि अगर 4 में सारे लोग यहाँ करप्ट नहीं होते ना, हर कोई तो पैसा नहीं ले रहा होता। चले 2 लोग हैं, मैं कहता हूँ 100 में से 2 लोग कहते हैं हमारा ज़मीर जाके हम ऐसे लोगों को वोट नहीं डालना चाहते, फिर क्या करेंगे? अच्छा, ओपनली करना चाहते हैं तो आप फरमाते हैं जनाब उन पे वो लग जाएगा, पार्टी एक्ट लग जाएगा, फ्लोर क्लासिंग हो गई है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। आपने तो जक्कड़ कर, जमहूरियत ऐसे होती है, या तो अपना कंडक्ट आप इतना यहाँ पे एक कहते हैं एग्जाम्पलरी बनाएं, इतने ज़्यादा क्रिस्मा हो आपके कि लोग आप पे शक ना करें कि नहीं जनाब ये तो पैसे ले नहीं सकते। अब आपकी पार्टी कह रही है पैसे ले रहे हैं, बंदे भी वो ले रहे हैं जो टोबैको वाले उसमें मुलव्वस हैं। बल्कि बताया जा रहा था FBI का अफसर जो था जिसने कोई इन्वेस्टिगेशन किया, उसको उठा के उन्होंने क्वेटा भेज दिया। ये तो लेवल है, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में आ रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बयान दिया था कि 98% जो टैक्स है वो 2 जो कंपनियां टबैको की वो देती हैं, तो ये जो 43% के ये जो जाली सिगरेट बनाने वाले हैं ये 2% टैक्स देते हैं। तो ये तकरीबन 77 अरब रुपए का खापा है, 77 अरब रुपए का। ये चीनी से बहुत बड़ा टबैको का है। टबैको लॉबी तो दूसरी है ना कि स्मोकिंग कराने के लिए आपको रागिब करती है। ये वो है कि सिगरेटों के अंदर जाली सिगरेट आ रहा है, स्मगल होके आ रहा है, यहीं से अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान से वापस आता है। वो ज़्यादातर 40-50% सिगरेट जाली बिक रहा है और सबको पता है बिक रहा है। उनकी पॉलिसी मेकर्स के अंदर यही प्रिसाइजली सेनेट का डिलेमा यही है कि सारी पावर लॉबीज, नेशनल असम्बली का, पार्लियामेंट का जनरली हो गया है कि पावर लॉबीज जो हैं वो उसके अंदर डोमिनेट कर लिया। आप बात कर लें, मैं जरा मुझे आपने जो विलन बना दिया ना क्लास साहब, बना नहीं दिया आपका, मैंने अपने आर्गुमेंट से सामने लाया। आपने विलन ऐसे तरीके से बनाया कि मेरे अल्फाज मैं जरा अपनी दूसरी करूँ। आइडली होना ये चाहिए कि ना तो वो कैंडिडेट जो MPA हजरात या MNA हजरात जो वोटर हैं वो पैसे कमाएं, और ना ही ऊपर जो पार्टी हेड्स बैठी हुई है जो ATMs को दे रही है, और हर पार्टी दे रही है। मतलब नून लीग भी पीछे नहीं है, कभी भी नहीं रही है। अब्बास साहब जो हैं, अब्बास आफरीदी, जिनको टिकट KP से दी गई है, उनके 5-6 टोटल नून लीग के वोट हैं, 20 चाहिए हैं KP में। तो उन्होंने भी, अगर वो जीते हैं तो हम पूछेंगे कहाँ से आए। और बाकी तो छोड़ें, अखलाकियात के पैरागॉन और पैगंबर जो हैं फरीदुल्लाह बाबर साहब, वो भी खड़े हैं बाय द वे KP से। पीपल्स पार्टी की 5-6 सीटें हैं, अगर वो जीते हैं तो उनके ऊपर भी, उनसे भी पूछेंगे कि जनाब ये तकरीरें तो आप बड़ी करते हैं, आप जीत कैसे गए? तो तकरीरें वो तकरीरें वही है। तो आइडली तो ये है कि ना नीचे बने ना ऊपर बने। मगर हो क्या रहा है, मैं आपसे एग्री करते हुए, क्योंकि पार्टी हेड्स जो हैं, इमरान खान ख़ास तौर पे, क्योंकि ये तो नया पाकिस्तान लाने वाले आ रहे, वो उसका अमली मुजाहरा नहीं कर रहे, वो दूसरों से डिफरेंट नहीं है, उनके भी वही तरीका कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी नज़र आ रहा है, सिंध में भी नज़र आ रहा है, KP में भी नज़र आ रहा है, पंजाब में उन्होंने बिल्कुल नीचे लग गए हैं, इनके कामिल अली आ गए कंपनी, इनके बारे में। तो हो क्या रहा है, उसका नुकसान क्या है PTI को और इमरान खान को? ये जो सारा क्राइसिस इनका है, ये जो आप डस्का में देख रहे हैं, ये जो वोट बैंक कम हो रहा है, नौशहरा में लूज़ कर रहे हैं, वो क्या रहा है कि मॉरल अथॉरिटी जब क्लास साहब लूज़ हो जाती है ना, फिर आपकी गिरफ्त नहीं रहती। इमरान खान PTI पे अपनी गिरफ्त लूज़ कर चुके हैं
क्योंकि वो ये जो अखलाकी मॉरल अथॉरिटी, अखलाकी जो आपकी वो होती है ना अजमत, वो जब वो टूट जाता है ना, तो वो एग्जैक्टली यही हो रहा है। और ये सिर्फ ये सेनेट के इलेक्शनों में नहीं हो रहा, ये हर जगह ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये कल जो गए थे उसमें प्राइम मिनिस्टर पेशावर, ना एमएनए भी नहीं आए, काफ़ी सारे एमपीए भी नहीं आए, वजीर भी नहीं आए। अब ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ी, मैं इससे बड़ी प्रोटोकॉल की तौहीन नहीं हो सकती है। आपको याद है कि सबसे बड़े इशू जब ये 90s की सियासत में बेनज़ीर जाती थी प्राइम मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर ना आए वो इशू बन जाता था, चीफ मिनिस्टर नहीं आया, चीफ मिनिस्टर हैज़ टू बी देयर एंड ऑल दी एमपीए एमएनएज हैव टू बी देयर। बुलाए गए पार्टी के, वो नहीं आए, कोई सुन नहीं रहा। यही हाल उनका पंजाब में है, डाउन टू द लेवल के हम स्टोरी ब्यूरोक्रेसी की अभी बाद में करेंगे कि एपी जो है ना, नीचे डिप्टी कमिश्नर और नीचे जो सरकारी अफसरान जो हैं वो भी नहीं मान रहे, यहाँ पे कोई वज़रा नहीं सुन रहे। तो एक बेबस से, कमज़ोर से, लाचार से वज़ीर आज़म है जिनकी पार्टी पे होल्ड नहीं रहा। और ये बाई इलेक्शन उसका एक रिफ्लेक्शन है। अगर अभी भी ना समझे कि ये इनकी ये देखते हुए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जब इलेक्टेबल्स की बात आर्गुमेंट चल रहा था 2018 के इलेक्शन में, आप पर हमारे जैसे लोग कहते थे कि जनाब ये जो दाने आप चुन के ला रहे हैं ना इलेक्टेबल, ये लाएंगे तो इनके बाजू मरोड़ के आपसे अपना काम कराएंगे। इनके लिए आपको अपनी, इमरान खान साहब और उनकी तरह की ग्रुप था जो इनका कहना था कि नहीं, एक दफ़ा खान आ गया तो खान बता देगा इनको कि खान के मुताबिक चलेगा, खान को वोट दो। खान का अपना कह के खान ने वोट ले लिया, अब वो काबू नहीं आ रहे। कोई इधर से अब वो कह रहे हैं कि जनाब हमें या डेवलपमेंट फंड्स दें, या हमें कोटे दें, या नौकरियां दें, या खुद कमाने दें, या आप हमें कमा के दें। यही तरीकाकार है। ये तो नहीं आप हो सकता कि आप वो सारे खच्चर और खोते कटे करके तो उनको कहें जी वो डरबी के अब घोड़े बन जाए। ये कैसे हो सकता है? तो ये एक बड़ी लॉजिकल मंतकी सियासी मंतक के मुताबिक बात थी। तो इसमें अब हैरानी की बात नहीं है। मुझे लगता है आपने लेने की कोशिश कर रही है, तो वो ये आप मेरे पॉइंट पे अभी आ नहीं रहे। अभी इधर पॉइंट आपका ये कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। आप ओपन मैं कह रहा हूँ कि सीक्रेट के हक में मैं ऐसा तरीकाकार निकलना चाहिए कि नीचे भी रुके, ऊपर भी रुके। व्यक्ति तौर पे ये आपने भी वही वाली बात की है, वो कि बेटा मैट्रिक पास करने वाली वही वाली बात करती है, क्योंकि नीचे नहीं रुक रही तो आप कह रहे ऊपर अलाउ करें। बहस तो यही हो रही है। फॉर द टाइम बीइंग तो इनको तो रोके ना नीचे वालों को, बाद में फिर ये ऊपर वालों। अच्छी बात ये हो रही है क्लास साहब कि ये हर पिछले 85 से लेकर ऑनवर्ड्स ये हर साल, ये हर 3 साल बाद ये हो रहा था। अभी यहाँ पर मैं बैठे डिस्कस कर रहे हैं, कम से कम ये बयानिया जो है ना, ये डिस्कशन हो गया और हर एक की दूरबीनें लगी हुई है। सबको पता हुआ कि ये जीता तो कैसा जीता, वरना ये चलता आ रहा था। यही टोबैको लॉबी, यही कंस्ट्रक्शन लॉबी, यही जो सीमेंट लॉबी, ये अपने सर मगर अब बढ़ गया था। अब बढ़ गया था, एक तो पैसे बढ़ गए कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि 50 से 70 करोड़ है। पहले 2-4 करोड़ की गेम होती थी। तो जब 75 करोड़ का जब एक सेनेटर आएगा तो फिर वो पॉलिसी पे उस तरह इन्फ्लुएंशियल होएगा। तो इसीलिए इमरान साहब से वो जो मैं कह रहा हूँ ना, एलीट कैप्चर कैसे हो गया है कि ये सारी इस्तेमारियत कि वो अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं है। चीनी का काम किया, उसकी रिपोर्ट आ गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। वो ऑयल की रिपोर्ट आई, वो उसके ऊपर एक कमेटी बन गई, कमेटी ने नाम दिए, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर बैठे हुए हैं, नहीं निकाल रहे किसी को। आईपीपी 2 ट्रिलियन के पैसे खा गए, 400 रुपए दे के क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं विक्ट्री, बस 700 रुपए बचा लिया। 700 रुपए 10 साल में मैंने तो रोज बिजली की कीमत खुदा खौफ बनाए। आमिर साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं वही कहती कि क्वेश्चन ओपन सीक्रेट होने चाहिए, आराम से इधर उधर दाएं बाएं से निकल के ओपन आगे पैसे कमाते रहे, सीक्रेट बट ट्रेसेबल। ये क्या बात है सर जी? ओपन एंड ट्रेसेबल, ठीक है। ये अब आगे पता चलेगा कि क्या होता है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गुम हुए थे धुन में, वो मिल गए हैं और इलेक्शन कमीशन में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उसमें क्या इंकिशाफ हुआ है। ब्रेक के बाद आपको शेयर करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डस्का की धुन में गुम प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामने आए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है। क्लास साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से इस रिपोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो उनकी वजह से धांधली हुई है। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन, अफसर का इल्ज़ाम नहीं होता, वो उसका फैसला होता है। ठीक है, ओके।
तो वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जो 20 पोलिंग स्टेशन उन पर दोबारा रीपोलिंग होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, पूरे हल्के में दोबारा सिलेक्शंस होने चाहिए या सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा रीपोलिंग होनी चाहिए? ये मैं भी पढ़ रहा था शो से पहले, जो उनका रिटर्निंग ऑफिसर साहब का है, उनका जो उन्होंने इनको भेजा है इसको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, इट्स ए डॉक्यूमेंट ऑफ शेम। ज़रा आप इसको पढ़े ना पूरा, इसको बैठ के, कि वो ये कहते हैं कि जब हमने इनको बुलाया, ये जो प्रेसिडेंट ऑफिसर थे इनके आए, तो इसके बाद ये सारे डरे हुए थे, खौफजदा थे। ये जहन में रखें कि जिनको बुलाया गया, जहाँ जिन जिन हलकों में किया गया है, और उन्होंने कहा रटे रटाए उनको जवाब दिए गए थे। पहले तो फोन ही नहीं उठाए किसी ने, और उसके बाद जी हमारी बैटरियां उठी, सबके एक ही जवाब था। एक ही जवाब था। उन्होंने कहा जनाब जितने से भी, हालांकि दोनों को अगर देखा जाए तो 13 बंदों का एक ही जवाब था। एक ही जवाब था। 13 की फोन नहीं मिल रहा था, 13 की एक ही वक्त में बैटरियां उड़ गई थी, 13 आउट ऑफ रीच थे। और इनके 13 के 13 ने व्हाट्सएप भी नहीं किए थे, और 13 के 13 10:30 बजे अपने पोलिंग स्टेशनों से निकले हैं, सुबह 4 बजे इकट्ठे, सुबह 4 बजे तक वो पहुंचे हैं वहां पे। सो उसमें जो अहम चीज़ थी, अब ये अच्छा खासा आपको पता है, ये जो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ये जजेस, ये सबान होते हैं, खासा इनका क्लाउड होता है। उन्होंने बैठ के पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, पूरा बताया है कि कैसे वो खौफजदा थे, उनसे बात नहीं हो रही थी, डरे हुए थे। ये 21 तारीख का डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने भेजा है। अब सवाल ये है कि इनको किन ने डराया है, कौन लोग इनको डराने वाले थे, कौन लोग इनको उठा के ले गए, कौन लोग थे जो इनसे उन्होंने बैठ के चीज़ें ठीक करें, और उसमें कहा है कि टेम्परिंग की गई है। इसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि इस मुल्क का ये जो इतने अरबों रुपए हमने देते हैं, इतने हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, इतने सारे इलेक्शंस हो गए हैं, सब कुछ हो गए, ये तो 4 बंदे हैं। वो कहते, बाद लोग कहते हैं स्पेशल ब्रांच के लोग थे, कि वही थे, उठाए हैं बंदे, लेके उठा गए। जो भी हैं कम से कम खलाई मखलूक नहीं है, इस बात का तो यादा जो है वो खुद जो है सनाउल्लाह साहब ने, राना सनाउल्लाह ने और नून लीग ने और मरियम बीबी ने कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे पीछे हट गई, उनका हाथ नहीं है। सर एस्टेब्लिशमेंट ये काम ना करती ना, एस्टेब्लिशमेंट तो तजर्बाकार हो चुकी है माशाल्लाह। मैंने रात भी कहा था, वो तो बहुत तजर्बाकार है कि अगर आगे पीछे 19-20 करना है, कोई 16-18 हमने करना, उनके पास बहुत सारे और तरीके हैं, वो इन तरीकों से करते नहीं है। अगर ये देखा जाए कि बंदे उठा लो, ले जाओ, फिर उनको रात को गायब कर दो, वो टेक्निकल तरीके बड़े ईजाद हो गए जिनके जरिए वो कर सकते हैं। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को एक सीट के लिए ख़राब करने का उसकी ज़रूरत नहीं थी, एक सीट का मसला है। और एस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता था कि ये सीट जो है ये पीटीआई नहीं जीत सकेगी, क्योंकि ये उनकी पुरानी सीट है और पिछले 20-25 सालों से वही जीतते हुए हैं। तो कैसे वहाँ पे मल्ली साहब एंड कंपनी जीतेंगे? क्योंकि कहीं से मेरी भी कुछ लोगों से बातचीत हुई है जो उसी हल्के के लोग हैं, जो वहीं रहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई साहब आप कुछ भी कर लेते, सीट आप वहाँ से नहीं निकाल सकते थे। अब ये किसने इनके जहन में एक आइडिया डाला है? ये मेरा ख्याल लास्ट टाइम 2002 में वो मल्ली साहब ने जीती थी, वो भी जना मुशर्रफ साहब का दौर था। मल्ली साहब ने भी गालबन पसूर की सीट जीती थी, उधर जाके पल्ली साइड पे लड़ते थे वो। अच्छा, वो भी वो एक और कोटे में जीते थे वो, क्योंकि उनके भी कोई मिलिट्री बैकग्राउंड है, जो मुझे पता चला है कि वो भी है। तो उस बैकग्राउंड, उस कोटे में वो भी निकल आए थे, जीत गए थे। यहाँ पे उनको डिफेंस वगैरह की मेरा ख्याल मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह भी बनाया हुआ था जना मुशर्रफ साहब ने। वो कोई पुराना 2002 का इलेक्शन ऐसे ही हुआ था, सारी सिलेक्शन थी, वो आगे पीछे कर गए थे। सो सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये कहा कि भाई साहब हम कोई अगर काम करें भी सही, कोई बड़ा काम करें ना, कोई बड़ा काम देना हमारे जिम्मे दें। ये छोटा एक सीट पे मैनेज करके दें, मैनूवर करके दें, सो मैसअप हुआ है। सो इन्होंने निचले लेवल, इसका चीफ सेक्रेटरी का अवेलेबल ना होना, आईजी का अवेलेबल ना होना, सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? उस पर इमरान खान साहब अगर वो होलियर देन पोप की पोजीशन लेते हैं, फिर लोग कहते हैं बात करते हैं। जब आपका यहाँ पे इतना बड़ा प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, इलेक्शन कमिश्नर जारी कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि हम ढूंढते रहे हैं चीफ सेक्रेटरी और आपका आईजी हमें मिले नहीं है, आपने क्या कार्रवाई की है उनके खिलाफ? आपने कुछ नहीं कहा। इट मीन्स कि आप लोग कहीं ना कहीं पे ये मामलात आपके साथ तय हुए थे कि आपने लोगों को कुछ नहीं कहना। तो बहरहाल एक वही वाली बात कि एक जिन से इलेक्शन सर नहीं हो सका, एक इलेक्शन एक सीट पे जिसको आके मुतनाज़ा एक उसको गैर मुतनाज़ा बनाया जाता। इमरान खान साहब को चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, जवाद रफ़ीक के खिलाफ और आईजी के खिलाफ इसी एक प्रेस रिलीज पे इनको ओएसडी बनाना चाहिए था कि आपको यहाँ पूरी रात ये ढूंढते रहे। मान लिया आप जीत रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्टली खुद भी इस वक्त भी कर सकते हैं, इस वक्त भी। अच्छा, वो खुद भी कर सकते हैं, वो डिमर्श कर सकते हैं, कम से कम इन राइटिंग उनके उसके ऊपर लिख के दे सकते हैं कि इनका बहुत ज्यादा वो किरदार रहा है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरा ख्याल है लिखना चाहिए इनको सुल्तान सिकंदर राजा साहब को लेटर लिखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए, इनको बकायदा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखना चाहिए कि जवाद रफ़ीक इनकी फाइलों पे करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और उनको आईजी यहाँ इनाम गनी के खिलाफ लिख के भेजना चाहिए कि जनाब कि ये कैसे हो सकता है। बल्कि ये तो ये अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने साजिश की, इनके अपने लोगों ने। अगर ये जीत रहे थे और ये जीते हुए तो उम्मीदवार, तो ये 6-7 घंटे तक आईजी और वो आगे ये
चीफ सेक्रेटरी थे, वो कहाँ पे गायब रहे हैं? इनको सुल्तान सिकंदर राजा साहब को ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जवाद रफीक साहब को बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस की पंजाब में आपको नजर आ रहा है, जिस तरह की हुकूमत चल रही है, मतलब नजर ही कहीं पे नहीं आते सर जी। मतलब जवाद रफीक का नाम ही लोग नहीं जानते हो कि पंजाब में कोई चीफ सेक्रेटरी है या नहीं है। इन्हीं कामों के लिए रखा जाता है, नलायक लोग ढूंढते हैं आप, क्योंकि नलायक लोगों के जरिए बड़ा आसान हो जाता है मैनेज करना। आप पूछे ना उनसे, इनाम गनी साहब से, कि भाई साहब आप जो वहाँ पे लग गए जूनियर अफसर थे, आपको जो आईजी लगा दिया गया कोई तल्लुकात की बुनियाद पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपके अपने लोग बैठे हुए, उन्होंने आपको आईजी लगा दिया है, आप कहाँ पे थे? आपने क्यों नहीं यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब के फोन नहीं सुने? आपने क्यों कंट्रोवर्शियल किया सारे के सारे इसको प्रोसेस को? रात को 3 बजे मुलाकात हो रही है उनके आपस में। बाकी आमिर साहब से पूछना है जनाब, किनके क्या इस पे कार्रवाइयाँ हो सकती हैं या कोई? आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है, आप डू और डाई मैं इसमें ये जरूर करूंगा कि यहाँ पे इस मामले में सारे ही नंगे हैं। नून लीग का भी देखिए ना कि उन्होंने भी सियासत हो रही है ना, यहाँ कोई इखलाकी तो किसी जगह भी नहीं है। वो पीटीआई के क्योंकि उनके क्लेम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा उनकी तनकीद करते हैं। नून लीग ने पहले कहा कि जनाब वो हो नहीं, मरियम बीबी ने, कि अब तो हमें सारे हल्के का री इलेक्शन चाहिए, हमें ये 20-23 हल्कों का नहीं चाहिए। उसके बाद जो कि कैंडिडेट हैं नौशीन बीबी, उन्होंने लिख के इन राइटिंग दे दिया कि जनाब हमें जो बाकी 323 पता नहीं हल्के जो हैं वहाँ से 4000 रुपये मैं जीत रही हूँ, वो आपने मान लिया है, तो आप सिर्फ बाकी 23 हल्कों का री इलेक्शन करवाएं। आज फिर नून लीग दोबारा चली गई है कि असद मलिक साहब को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट भी किया, मैं बोला लेटर उनका। तो आज गवर्नमेंट नून लीग दोबारा कह रही है कि नहीं नहीं हमें सारे हल्के का इलेक्शन चाहिए। तो वो उनकी भी वो सियासत चल रही है, उनके भी वो ऊपर नीचे वो चीज़ें हैं, मगर नहीं समझ आ रही। मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पे तो नौशीन बीबी कैंडिडेट का मैटर करता है कि उन्होंने जो लिख के दिया और जो प्रपोज किया है इलेक्शन कमीशन ने भी, उन्होंने भी गलबन 14 सीटों का 14 पोलिंग स्टेशंस का उन्होंने कहा जी इसके अंदर ये ज़्यादा खराबी रही है, इधर का री इलेक्शन कराएं। पर फैसला आने वाला है। मगर मैं सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड एक बड़ी खबर आज की रहेगी, वो परवेज रशीद साहब के कागजात का जो है ना वो कैंसिल होना। उनके पास अभी उसको अपील में जा सकते हैं, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, और वो हो गए। तो एक तो वहाँ उसका नतीजा ये होगा कि सैफुल मुलूक खोखर साहब जो कि मरीम बीबी बड़ी परेशान थी, उनके मकान गिराए गए, उन पे वो कब्जा गिरी और ये इल्ज़ाम थे उनके कि जी कब्जे की ज़मीनें हैं। सो कब्जा जो है ना ग्रुप जो है वो अब सेनेट में इनकी जगह पे आ जाएगा। बाकी परवेज रशीद साहब से मुझे उनकी समझ नहीं आई। मेरा ख्याल उनको वकीलों ने समझाया था कि वो आप जीत नहीं सकेंगे, कि सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने पंजाब हाउस के इतने ज़्यादा देने हैं, और ये तमाम तरीके बेताशा PMNA का तरीका होता है। ये कोई मजाल है कि 2003 और 18 में इनकी गवर्नमेंट हो और इनके खिलाफ जाली ये बने हों कि जी पैसे देने हैं आपने। ज़्यादातर खर्चा उस ज़माने का है, 2013 और 18 के दरमियाने का है। पर इन पर एक और जो था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ये है कि ये तकरीबन 19 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपए के करीब जो है तौला कासवी केस में जो लॉस था उसमें था कि 50% तौला कासवी ने देना था जो कि अभी रिकवर करना है। 20% जो कि 3-4 करोड़ रुपया बनता है वो इनके ज़ुम्मे हैं। तो वो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये ऑर्डर है कि इनसे निकलवाया जाए, इनसे रिकवरी की जाए। तो वो बहरहाल वकीलों ने बताया कि जनाब वो आपने इसका जिक्र भी नहीं किया। एक तो आपके ऊपर ये वाला भी केस है, और दूसरा ये भी बन सकता है कि आपकी जब सुप्रीम कोर्ट कह दे रिकवरी है तो आप उस पर भी नाइदा बन जाते हैं। तो वैसे अच्छे आदमी हैं सेनेटर परवेज रशीद साहब, पर 1-2-4 बंदे हैं वो ज़रा ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर जाते हैं अपनी गुर्बत की। एक जिस तरह मौलाना फजल रहमान है, वो अब अरबे खरबे बड़े घरों में, अब तो वो भी अब देखें ना इतने बड़े फार्म हाउस में करती हैं, गाड़ियां आगे पीछे जा रही होती हैं, उनके गोशवारे पड़े तो गुर्बत। उनका मुकाबला होता है परवेज रशीद साहब थी। इनके भी जी लाइबिलिटी ज़्यादा होती है और अपनी बड़ी सुर्खी लगती है कि बेचारे एक छोटी सी कुटिया और बैंकों के कर्जे और एक ऑल्टो के साथ जो है ना इस टाइप के इनके बड़े गरीबाना किस्म के होते हैं। तो वो इतनी गरीबाना सिचुएशन नहीं है, क्योंकि PTV को हम फॉलो करते रहे हैं। वो जो इनके साथ कढ़ाइयाँ खा के उस ज़माने में आते थे रोज़ की, वो हमारे दोस्त की ही कढ़ाई जाती थी, और जो लेके आते थे जब खा के आते थे वो आके बताते थे कि यार आज कढ़ाई बड़ी मज़ेदार थी। सो ये कढ़ाइयाँ खाई भी हैं जो कि ये निकल रही हैं। तो ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो जाती है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल में जब शिकायत जमा करवाते हैं उनको हल नहीं किया जाता है, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इस पे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ ही रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल में आने वाली आम लोगों की शिकायत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आमिर साहब, ये ब्यूरोक्रेसी की नालायकी कहीं या ढीठपन? नहीं, नालायकी ढीठपन क्या है, ये तो पीटीआई का एक अब जो है ना गवर्नेंस थ्रू शोबदाबाजी बस। कि ये ट्विटर पे सोशल मीडिया पे इन्होंने ना पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल कर लिया था। ये फील्ड में जब जाते हैं बड़े फैन फेयर के साथ, बड़ी शोबाजी के साथ ये दिखाया गया कि जी अवाम के मसाइल का हल निकाल लिया गया है, एक सिटीजन पोर्टल बन गया है, जिसको भी पाकिस्तानी को शिकायत हो उसके अंदर शिकायत करे, एवरीथिंग इज रिजॉल्व, और प्राइम मिनिस्टर खुद देखेंगे। अब हुआ ये है कि उसकी रिजल्ट आया है, उन्होंने अब खुद ही कहा है कि जनाब वो करते हैं, वो आगे कोई लिफ्ट नहीं कराता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा जो है ना मंदरजा झेल एक्शन लिए अफसरान के, बिल्कुल कोई तवज्जो ना देने के ऊपर, कि इसके अंदर 20 डिप्टी कमिश्नरों को ना हिदायत किया कि अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, 43 को शो काज नोटिस, 263 को कारकर्दगी की वार्निंग, 7 सरकारी को शो काज नोटिस, 111 अफसरान से वजाहत तलब कर ली गई। अब ये हो गया है, बड़ी अच्छी बात है कि ये होना चाहिए। बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनका बेचारों का तो कसूर नहीं है। ये आप करते हैं, इस तरह के अहकाम देते हैं कि पहले आप एक रिफॉर्म कर लेते हैं, थाना कचहरी का निज़ाम आप ठीक कर लेते हैं, जिसके अंदर जो है ना 2 चीज़ें होंगी। एक ये कि आप जो सियासत में को दूर रखें, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को और डिप्टी कमिश्नरों को आज़ाद कर देंगे, सियासी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि बैंड जो है ना वो MP MNA के कहने पे अगर कोई ना कर दे तो उसकी छुट्टी हो जाती है। दूसरा ये कि मेरिट पे लगे। जब ये दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी तो इन बेचारों डिप्टी कमिश्नरों का या DPO का क्या कसूर है कि उनको लिए ऑर्डर है कि जनाब MP MNA जो भी कहे गलत सही आपने करना है। अब उसके अंदर उसके लिए होता है मेरिट। सबसे बात मेरिट ये है कि सबसे बड़ा मसला इनका, आजम खान जिस दिन से आए थे 21वें ग्रेड की, हम हमेशा कहते रहे, नून लीग के दौर में भी बड़ी हमने लड़ाई लड़ी कि जनाब ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आप 21वें ग्रेड के बंदे को जब लगाएंगे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। फौज के अंदर हम कहते रहते हैं कि आप एक मेजर जनरल जूनियर ऑर्डिनेंस को लगा देंगे, आर्मी चीफ बना देंगे तो सारी फौज बैठ जाएगी। यहाँ नहीं बात आए। अब वो नीचे उसका जो असर आता है ना, नीचे ऑल द वे डाउन, वो ये है कि 22वें ग्रेड 21वें ग्रेड की तरक्कियाँ जो पहले सिस्टम था वैसे ही हो रही हैं। हमने क्लास साहब ने हमने ये बड़ी लड़ाई लड़ी हुई है कि ये ख़राबी होती है कि जूनियर अफसर जब लगाता है तो वो अपने सारे बैचमेट्स को और अपने दोस्तों को तरक्कियाँ करवा लेता है, क्योंकि उसने 21 महीने पहले खुद होना होता है। ये नरगिस सेठी की दफ़ा हुआ 7th कॉमन्स के साथ, ये फवाद हसन फवाद 15th कॉमन्स हुआ, अब ये 19वें ग्रेड आज़म खान की दफ़ा हो रहा है। ये है। हमने 15 कॉमन के साथ ज्यादती हो रही थी, क्लास साहब ने, मैंने कोई 20 प्रोग्राम किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जली हमारी सुनते हुए, हमारे आर्ग्यूमेंट सुनते हुए, हमने उनकी बेचारों की सुनवाई की थी कि जनाब ये गौर करें हो क्या रहा है। उसके बाद 2017 में एक जजमेंट आई थी, उसमें प्रिंसिपल्स तय कर दिए गए थे, असूल वज़ा कर दिए गए थे कि ये मंदरजा झेल असूलों के ऊपर आपने जो है ना तरक्कियाँ देनी है। ये जो जाली निज़ाम बना लिया है कि IB की जाली रिपोर्ट्स, IB का मर्जा बंदा अपनी मर्जी का ले लें, जिसको फेल करवाना हो एक रिपोर्ट आ जाती है, इसको फेल कर दें, इसको पास कर दें, ये एक तरीका बंद कर दिया, वो नहीं चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनाब 3 क्राइटेरियन हैं, एक आपके PER, एक TER। PER ये है कि आपकी पर्सनल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो ACR होती है, कि एक वो देखनी है आपने, एक TER आपकी जो ट्रेनिंगें हो रही हैं उसकी रिपोर्ट देखनी है, और तीसरा जो आपका बोर्ड बनता है इतना बड़ा जो तरक्की का CSP जिसे कहा जाता है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, वो जो है उसके पास एक लिमिटेड नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 15 नंबर हैं तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन एक लिमिटेड है उनकी उससे ज़्यादा वो जो 5 नंबर का इस्तेमाल ये नहीं कर सकते कि एक वाले को 20 दे दें और 20 वाले को 1 दे दें, जो पहले होता था। ठीक है। अभी रिसेंटली जो 22वें की ग्रेड की तरक्कियाँ और 21वें ग्रेड की, 22वें में तो प्राइम मिनिस्टर की भी डिस्कशन आती है ना, 21वें ग्रेड की हुई है, उन्होंने जो है ना बिल्कुल उसका ख्याल नहीं रखा। वही हुआ कि किसी की A B C में एक कैटेगरी डाउन कर सकते हैं, उसी बंदे को 15 से C कैटेगरी में C में ही रहेगा 10 पे ला सकते हैं, ये नहीं कर सकते किसी को 15 से 1 पे ले आएँ। तो इन्होंने ऐसे ही किया। अब वो बेचारे सारे मारे मुरे जो है ना वो चले गए हैं अदालतों में दोबारा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका बयान है कि हमारी पूरी सुनी नहीं। अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा रहा है कि जनाब आपके अपने मुताबिक, उनका ये कहना है, हम उनके नाम नहीं ले रहे जिनकी तरक्कियाँ नहीं हुई, वो ये कहते हैं जी हमें तो चले निकाल दिया, ये जिनकी तरक्कियाँ हुई हैं
ये सुन लें कि ये राय ताहिर साहब जो है ना, अभी ये IG हैं बलूचिस्तान में, ये 1996 में मुर्ज़क भुट्टो केस में भी मुलजिम थे। ये मॉडल टाउन के वाक़े के मैं से कहता हूँ कल ये बड़ी लंबी तफसील है ये अफसरान की, जो कि तरक्कियाँ हुई और जिनकी नहीं हुई, और ये इस पे कल आपके ऊपर रोशनी डालेंगे। ठीक है, इस पे कल बात करेंगे कौन से ऐसे अफसरान हैं जिनकी करोरियाँ हुई हैं, उनकी तरक्कियाँ हुई हैं और जिनकी नहीं हुई हैं, इस पे कल बात करेंगे। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।